आज के व्याख्यान मैत्री पुष्पा खंड 6 में आपका स्वागत है। इस खंड का शीर्षक है अखाड़ा। इससे पूर्व हमने मैत्री जी के कहानियों के संग्रह के खंड 5 पर बातचीत की थी। इस कहानी संग्रह 5वें कहानी संग्रह की अंतिम कहानी थी सिस्टर, जिसमें अविवाहित नर्स डोरोथी डिसूजा और उनके रिश्तों में किस तरह से आज समाज में खोखलापन बढ़ता जा रहा है, वो अपने मरीजों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखती थी, इन सब को उभारा गया है। सरकारी अस्पताल से सेवानिवृत्त ये नर्स मानव सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण लोगों को इंजेक्शन लगाने उनके घर भी जाया करती थी। अपने अभिभावकों की सेवा करने के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया था। निरंतर अपने अकेलेपन से जूझते जूझते वे दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ी होती जा रही थीं। इसके साथ ही संकीर्ण मानसिकता के कारण समाज भी उन्हें एक विचित्र नज़रों से देखने का आदी हो चुका था। उनके प्रति एक अस्वीकार की भावना समाज के लोगों में दिखाई देने लगी थी। कहानी तब मोड़ लेती है जब इनके मरीज सुरेश चंद की तबीयत में सुधार होने लगता है। कृतज्ञता से पूर्ण होकर सुरेश की पत्नी डोरोथी से निवेदन करती है कि भाई दूज अभी निकला ही है, क्यों ना नर्स उनकी बहन बनकर उन्हें टीका लगाए, क्योंकि वो जिस तरह से सेवा करती हैं कोई बहन ही कर सकती है। भावुक डोरोथी इस चीज को स्वीकार कर लेती हैं और ना केवल टीका करती हैं, मन में ही उन्हें भाई का दर्जा देकर एक बहन की तरह अपने सारे कर्तव्यों को करने लगती हैं। सुरेश के बेटे की जब शादी तय होती है तो नर्स बुआ बनकर वहां जाती हैं, बहू के लिए सोने की अंगूठी खरीदती है। पर वहां जाकर उसको पता लगता है कि वो और रिश्तेदारों की तरह ही केवल एक सूची में लिखा हुआ नाम थी, उन्हें वो आदर सम्मान नहीं मिल रहा था। अपनी कल्पनाओं को नीचे उतरता देख वस्तु स्थिति से परिचित होने पर वो चुपचाप भीगे नैनों से वहां से निकल पड़ती हैं, अपनी नर्स की परिधान को पहन लेती हैं और पुनः समाज की निस्वार्थ सेवा करने के लिए निकल पड़ती हैं। आज हम जिस खंड की विस्तार से चर्चा करेंगे वो मैत्री पुष्पा की कहानी संग्रहों का खंड 6 है, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है अखाड़ा। खंड 6 की कहानियों में जिन पात्रों का लेखिका ने योजना की है वो सभी के सभी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। वो अपने अधिकारों को प्राप्त करना जानते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं और इस प्रकार से मनुष्य जीवन रूपी अखाड़े में जीतें या ना जीतें, जीतने का प्रयास जरूर करते हैं। इस संग्रह में लेखिका ने जिन कहानियों को स्थान दिया है वे हैं हवा बदल चुकी है, प्रेम भाई एंड पार्टी, शतरंज के खिलाड़ी, आरक्षित तथा फैसला। हवा बदल चुकी है।
इस कहानी में गांव में होने वाली अराजकता, लूटपाट, नारी के प्रति होने वाले शोषण, परिवार में किस प्रकार से विचारों में मतभेद होने के कारण द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है और झूठी मर्यादा के कारण, अभिमान के कारण किस प्रकार से लोग एक दूसरे को पहचानने से मना कर देते हैं तथा जातिगत संकीर्णताओं को लेखिका ने उभारने का प्रयास किया है। गांव प्रधान सुजान सिंह अपने असूलों के पक्के थे। उन्होंने शराबखोरी बंद करा दी थी। गुंडागर्दी करने वालों को वे कठोर से कठोर दंड देते थे। सुजान सिंह का भतीजा उनके ही दम पर पूरे गांव में आतंक फैलाता रहता था। कभी जुलाहे की बेटी को छेड़ दिया तो कभी किसी ना किसी रूप में किसी से कोई चीज ले ली, घूस ले ली, रिश्वत ले ली और उसके इस अपराध के कारण वो अपने ही भतीजे को बांधकर सरकारी चबूतरे से नीचे लुढ़का देते हैं। गांव भर के युवक सुजान सिंह से इस बात की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं, अब देख लो सुजान ठाकुर, आपके जमाने में कभी ऐसा हुआ? शंतिया को दिन दहाड़े पकड़कर आपके भतीजों ने बदफैली की है। चुपचाप कैसे घूट ले माई बाप ऐसी बेइज्जती। सुजान सिंह हर बार निर्विरोध गांव प्रमुख का चुनाव जीत लेते थे। गांव में होने वाले अपहरण, शराबखोरी इत्यादि की समस्याओं पर वो न्यायपूर्वक अपना निर्णय देते थे। किंतु इस बार धोखे से उनका चचेरा भाई चितर सिंह चुनाव जीत जाता है और गांव भर में अपना आतंक फैलाने लगता है। सुजान सिंह ने अपनी पत्नी राजकुमारी का त्याग कर दूसरा विवाह कर लिया था। जब उसे पता चलता है कि राजकुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वह उसे अपने घर ले आते हैं। उनके इस व्यवहार से उनके बच्चे राजनीतिक दावपेच खेलने लगते हैं। उन्हें लगता है अब इस उम्र में याद आई है बुढ़ऊ को, हिस्सा बटाने ले आए हमारी अम्मा। अब बुढ़ापे में लात मारी है छिनाल ने छाती पर। इस प्रकार से इस कहानी में लेखिका ने बताया कि किस प्रकार से हवा के बदलते ही परिवार के लोग भी अपना रुख बदलने लगते हैं। संग्रह की खंड की दूसरी कहानी है प्रेम भाई एंड पार्टी। सामान्य रूप से देखने पर श्वेत वस्त्र धारण करे नेताओं के कृत्यों को उजागर करने के साथ ही कहानी दहेज की कुप्रथा, रिश्तों में उभरे हुए स्वार्थों, धर्म और अर्थ की दृष्टि से लोग कितने लोलुप हो चुके हैं इत्यादि समस्याओं को भी अभिव्यक्त करती है। नरेंद्र सिंह और तारा, इनकी 3 योग्य शिक्षित बेटियां हैं, मुन्नी, गुड्डी और पप्पी। वे मुन्नी के विवाह में अपने फुफेरे भाई मंत्री सौदान सिंह को बुलाते हैं, जिससे वर पक्ष पर उनकी धाक जम सके और उन्हें समाज में फैली कुप्रथा, जिसे दहेज कहते हैं, वो ना देना पड़े। मंत्री सौदान सिंह विवाह स्थल पर आते हैं।
उससे पहले जो गाना बज रहा था वो बंद कर दिया जाता है। सभी लोग मंत्री जी को घेर लेते हैं और अपनी फोटो उनके साथ खिंचवाने लगते हैं। ये फोटो इस प्रकार से खिंचवाई जाती हैं कि जैसे मंत्री जी के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध हो। मंत्री जी के जाने के बाद मुन्नी के गहनों के बक्से को खाली देखकर मुन्नी की माँ बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि घर में चोरी हो गई और अब वो मुन्नी को विवाह पर क्या गहने देंगी। नरेंद्र सिंह आकर पत्नी को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं और वो बताते हैं कि सौदान सिंह भाई के रूप में विवाह में नहीं आया था, वो तो पैसे लेकर विवाह में अपनी उपस्थिति दे गया और क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए मुझे मुन्नी के गहने बेचने पड़े। वो कहते हैं मैं कहाँ से लाता, एडवांस के 10,000 ही चंदन कमल सिंह से लेकर जागी करके आया था, बाकी 10,000 हार कर मुझे मुन्नी की चीजें। इस खंड की तीसरी कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। गांव में चुनाव के समय बाहुबली विजयी होने के लिए हर प्रकार के दांवपेच खेलते हैं। चुनाव में इस बार महिला वोट थी, इसलिए धनपाल सिंह अपनी पत्नी कोमल देवी और प्रीतम सिंह अपनी पत्नी सुशीला देवी को मनाकर पर्चे छपवाते हैं। प्रीतम सिंह राजनीतिक चाल चलकर पूरे गांव में ये घोषणा करवा देते हैं कि जो कोई भी बीमारी हारी से ग्रस्त होगा वो हमारे पास आए, हम उसका मुफ्त में झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराएंगे। केवल दवा दारू ही नहीं, उसके खान पान की भी पूरी व्यवस्था हमारे ऊपर होगी। दूसरी ओर धनपाल सिंह गांव की महिलाओं में बिंदी, बिछिया, साड़ी, आलता और लोगों को ट्रैक्टर इत्यादि मुफ्त में देकर अपना वोट पक्का करने लगते हैं। रिश्तों को महत्व देने वाली सुशीला अपनी बीमार नंदोई की खबर लेने चली जाती है और कोमला अपनी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। और धीरे धीरे वो अपने पतियों की उपेक्षा करने लगती हैं। धन, प्रतिष्ठा, इन सब को रिश्तों से अधिक महत्व देने वाले धनपाल और प्रीतम ये दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ कर लहूलुहान हो जाते हैं। अगली कहानी है आरक्षित। गांव में किस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को कुचला जाता है और प्रधानी के लिए जब उनके लिए महिला सीट आरक्षित होती है तो कैसे उनके पिता, उनके पुत्र इसका फायदा उठाते हैं। घर के पुरुष उन्हें सामने रखकर पीछे से पूरा का पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। इस बात को बहुत सहजता के साथ लेखिका ने इस कहानी में उभारा है। शामली गांव में चुनाव के समय पिंकू की मां राजकुमारी और उसकी पत्नी बिन्नू दोनों से जबरदस्ती चुनाव पर्चे भरवा दिए जाते हैं। इस तरह से पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। पिंकू मां को बताता है, बड़ी भोली हो अम्मा सिरिन, तुम नहीं, तुम्हारा तो बस नाम खड़ा हो रहा है।
असल में औरत का नाम चाहिए ना। अपने गांव की सीट महिला उम्मीदवार के लिए रिजर्व है। घर परिवार के कामों में व्यस्त होने वाली महिलाएं, जिन्हें दरवाजे के बाहर तक जाने का भी अधिकार नहीं दिया गया था, उनके केवल नामों का प्रयोग ही चुनाव में किया जाता है। इश्तिहार आदि पर चेहरे लगा दिए जाते हैं और कई बार तो चेहरे भी उनके नहीं होते, वो चेहरे भी उनके पतियों के होते हैं। चुनाव में साधना यादव विजयी होती है। उसका पति साधना के आधुनिका होने और पर्दा ना करने की भूरी भूरी प्रशंसा पूरे गांव की महिलाओं के सामने करता है। सबको ये बताने की कोशिश की जाती है कि गांव में अब महिलाओं को ना केवल अधिकार मिलेंगे, उन्हें पूरी तरह से आधुनिक बनाने की प्रक्रिया भी चलाई जाएगी। शपथ लेने के तुरंत बाद ही साधना यादव का पति धीरे से साधना को कान में कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम घर चली जाओ। वो कहता है, दद्दा और बड़े भैया आ गए हैं, आड़ कर लो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब से कुछ देर पहले तक जिस महिला को अधिकारों से युक्त दिखाया जा रहा था, जिसके लिए प्रशंसा की जा रही थी कि वो पर्दा प्रथा नहीं करती, वो हर तरीके से आधुनिका है, शपथ लेने के बाद उसे घर भेज दिया जाता है, क्योंकि अब सारा काम, सारा दामोदार उसके पति पर था। फैसला कहानी। इस कहानी में लेखिका ने ये बताया है कि समाज में नारी को हमेशा दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने इस कहानी में इस तथ्य को रेखांकित किया कि यदि नारी चाहे तो समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के अत्याचार, अनाचारों को समाप्त कर सकती है। इसके लिए थोड़े से साहस, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़े से समर्थन की आवश्यकता होती है। वसुमती चुनाव जीत जाती है, किंतु निर्णय लेने का अधिकार उसे नहीं है। उसका पति रणवीर ही उसके लिए सारे निर्णय लेता है। गांव की सूर्या इस बात से खुश है कि बसुमती के चुनाव जीतने पर अब शायद महिलाओं के प्रति होने वाला अत्याचार बंद हो जाएगा। इसी गांव की हरदेई का पिता सीमेंट की दलाली करता है और बेटे को पक्की नौकरी मिल जाए, घर बनाने के लिए हरदोई लोगों की वासना का शिकार बनने के लिए बाध्य करता है। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, वो इस बात के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता कि वो अपनी बेटी से क्या काम करा रहा है। उसको केवल एक चीज़ नज़र आती है कि इससे मैं सीमेंट की दलाली कर सकता हूँ या अपने बेटे को पक्की नौकरी दिलवा सकता हूँ। बेटी या बेटी का सम्मान उसकी दृष्टि में कुछ नहीं था। बसुमती सब कुछ देखती है और फैसला करती है कि इस प्रकार का आचरण बंद होना चाहिए और इसलिए वो निर्णय लेती है कि हरदेई को उसके ससुराल भेज दिया जाना चाहिए। हरदेई का पिता ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने से उसके अपने धंधे पर फर्क पड़ जाता। इसलिए वह रणबीर के साथ मिलकर
इस फैसले को ही बदल देता है। आक्रोश, पीड़ा, कुंठा से त्रस्त हरदेई आत्महत्या कर लेती है। लेखिका ने लिखा है, दहेज के लोभी पति से मारपीट हुई थी रात के समय। उसकी बिगड़ी हुई आदतों के चलते हम अपनी बेटी को नहीं भेजते थे उसके साथ, पर होनी को नहीं टाल पाए दरोगा जी। पिरान खो दिए मेरी हरदेई ने। ये कथन उस पिता का है जो स्वयं अपनी बेटी को दूसरे लोगों की वासना का शिकार बना रहा था। बसुमती अपने पति द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से पीड़ा का अनुभव करती है। निरंतर अपने पति द्वारा उपेक्षित की जाती है। जो कोई भी निर्णय लेना चाहती है वो अपने गांव के लिए, उसे लेने नहीं दिया जाता। जब तब उसका पति उसे सुनाता है कि समझ ले अपनी औकात, मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी थी तू। मैं 2-2 पदवियां नहीं रख सकता था। सोचा था पत्नी से अधिक भरोसेमंद कौन होगी। ऑफिस सीट भी क्योंकि महिला सीट थी, इसलिए पति ने सोचा था कि बसुमती जब चुनाव जीत जाएगी तो भी तो घर की बात है, सारे निर्णय तो मैं ही लूंगा। उसे बसुमती का निर्णय लेना या ये सोचना भी कि वे निर्णय ले सकती है गवारा नहीं था। कुछ समय बाद गांव में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। इस बार 1 वोट से लोहार का बेटा जीत जाता है। बसुमती संतोष और सुख के सागर में डुबकियां लगाने लगती है। मनी मन सोचती है, चलो कम से कम आज उसके 1 वोट ने सभी समीकरणों को बदल कर रख दिया था। इस कहानी में निश्चित रूप से लेखिका ने यह समझाने की कोशिश की है कि नारी चाहे तो केवल अपने दम पर वो समाज के नियमों का, समाज के अत्याचारों का विरोध कर सकती है। केवल उसे एक थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अगर बसुमती अपने पति के दबाव में आकर अपना वो 1 वोट भी अपने पति के नाम कर देती तो आज लोहार का बेटा ना जीत पाता और गांव में उसी तरह की स्थितियां बनी रहती जो अब तक बनी हुई थी। मैत्री पुष्पा की कहानियों का 7वां खंड जर जमीन नाम से है। इस संग्रह में उन्होंने जिन कहानियों को संकलित किया है उनके शीर्षक हैं छुटकारा, रिश्ते का नक्शा, सेंध, उज्रदारी और गोमा हस्ती है। इन सभी कहानियों में लेखिका ने जातिगत भेदभाव, समाज में नारी की स्थिति, किस प्रकार से शोषण किया जाता है, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर प्रकार के शोषणों की चर्चा की है। छुटकारा कहानी में सीता गली में रहने वाली छन्नो मेहतरानी सबके काम करती है, किंतु पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग भी उसके प्रति सद्भाव नहीं रख पाते। जब उसकी बेटी होती है तो सब लोग मिलकर उसके लिए बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं, सामान देते हैं, पर यही छन्नो
जब सीता गली में अपना मकान खरीदती है तो कोई भी खुश नहीं होता। उन्हें लगता है कि आज छन्नो की इतनी औकात हो गई कि वो हमारे साथ हमारी ही गली में रहना चाहती है। छन्नो उमेश से खुश भी होती है और उसको बताती है कि उसकी ये लालसा थी कि जहाँ वो आजीवन काम करती आई है, जहाँ के लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बेटी को सम्मान आदि देते हैं, वो उसी गली में हमेशा के लिए बस जाए। पर छन्नो की ये बात सभी के लिए चिंता का विषय बन जाती है। ना केवल उसे अभद्र भाषा में बोला जाता है, कुछ लोग तो उसके घर में आग भी लगा देते हैं। रज्जो जो छन्नो की बेटी है वो आधुनिका है और इसलिए वो अपनी माँ के अब तक के किए जाने वाले कार्यों का विरोध करती है और वो कहती है कि अब उसकी माँ अपना वो काम नहीं करेगी जो वो दूसरों का मैला उठाने का अब तक करती रही थी। सरकार द्वारा भी टैंक बनवाए जाने लगे थे, सफाई अभियान शुरू कर दिया गया था और इसलिए छन्नो को भी मजबूरी में ही सही अपना वो काम छोड़ना पड़ रहा था। वो बीमार रहने लगती है, लोगों से मिलना जुलना पहले ही कम हो गया था। गली के लोग उससे वैसे ही बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि छन्नो अब उनकी बराबरी करने का हौसला रखती है। यह एक ऐसा अपराध था जो अक्षम्य था। किंतु उसकी बेटी रज्जो खुश थी कि किन लोगों के लिए छन्नो आजीवन सोचती रही। उन लोगों के लिए जो उसकी थोड़ी सी तरक्की को देखकर भी खुश नहीं हो सकते थे, जो वो लोग थे जो हमेशा उसे अपने अधीन समझते थे, उसे अपने से नीचा समझते थे। ऐसे लोगों का काम ना करना ही रज्जो की दृष्टि में उचित था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपनी कहानियों में मैत्री पुष्पा ने उस समय की सामाजिक स्थिति में जो जो समस्याएं व्याप्त हो रही थीं, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसी समय की समस्या थी, ये आज भी अगर हम देखें तो कमोवेश हमें ये समस्याएं आज भी इस संसार में दिखाई देती हैं। अशिक्षा, नारी का अपमान करना, नारी को हाशिए के ऊपर रख देना, या समाज में जातिगत समाज में वर्गगत जो भेदभाव हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब आज भी वैसे के वैसे हैं। ज़रूरी है कि लेखक लेखिकाएं अपनी रचनाओं के माध्यम से इन समस्याओं के विषय में अपने पाठकों को सचेत करें और उन्हें इन समस्याओं को बदलने के लिए कोई ना कोई समाधान सामने लेकर आए। लेखिका ने अपनी कहानियों में किसी समाधान को रेखांकित नहीं किया है। उन्होंने प्राय अपनी कहानियों में समस्याओं को उभारा है, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों का निर्लिप्त भाव से, तटस्थ भाव से अंकन किया है और तद उपरांत अपने पाठकों को खुला छोड़ दिया है कि वो निर्णय ले सकें। अपने अगले वक्तव्य में हम मैत्री जी की खंड 7 की कहानियों पे और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद उनकी कहानियों में उन्होंने किस प्रकार के भाषा शिल्प का प्रयोग किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।